अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 257। अली तैमूर बहरे ओकेनूस पर परवाज कर रहा था और अब न्यू फाउंड लैंड के जनूबी साहिल तक पहुंचने वाला था। वो चाहता था वहां के शुमाल मगरबी हिस्से में जाए जहां बेशुमार पहाड़ियों का सिलसिला था। वहां तैयारी को आसानी से छुपाया जा सकता था, लेकिन तैयारी का ईंधन खत्म हो रहा था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की परवाज कर सकता था, इसलिए न्यू फाउंडलैंड के मगरिब में समुंदर पर उतरना पड़ा। वो बे ऑफ द लैंड के करीब था। खलीज का पानी अंदर खुश्की तक गया हुआ था। वो तैयारी को समुद्र की सतह पर दौड़ाता हुआ खलीज के अंदर गया। दूर तक साल पर रेत और पत्थर थे। अगर ऊंची चट्टानें होती तो उनके साए में तैयारी को किसी हद तक छुपाया जा सकता था, लेकिन मजबूरी थी, उसे छुपाने की कोई जगह न थी। वो मजबूर होकर एक जगह तैयारे से उतर गया। उसने साहिल पर खड़े होकर जेब से कुतुब नुमा के जरिए सिमत मालूम की, फिर नक्शा देखा। मालूम हुआ जनूब में चंद मील का फासला तय करने के बाद वो कॉक्सस को नामी टाउन तक पहुंच सकता है। उसे बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसकी आमद से पहले न्यू फाउंडलैंड की इंटेलिजेंस ब्रांच को खबरदार कर दिया होगा। यह जजीरा अमरीका के जेर असर था। वहां के कानून के मुताबिक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, लेकिन वहां की हुकूमत उसे अमरीकी फौजियों के हवाले कर सकती थी। करीब या दूर के किसी भी शहर या कस्बा में उसके लिए खतरा था। इसके बावजूद उसे कहीं तो जाना ही था। वह साहिल पर सुबह तक खड़ा नहीं रह सकता था। वहां सर्दी गजब की थी। वो अपने बदन को गर्म रखने के लिए दौड़ते हुए जाने लगा। परवास के दौरान लैला ने आकर बताया था कि उसके लिए इमदाद पहुंचने वाली है। वो जिस टाउन में जा रहे हैं वहां से करीब ही कार्नर ब्रूक नामी शहर है। सोनिया सानी वहां के एयरपोर्ट पर तैयारा उतारने वाली है। उसने पूछा था, आंटी क्या ये हमारी सोनिया मम्मा का नया नाम है? नया नाम ही नहीं, नया वजूद भी है। पहेली ना बुझवाएं प्लीज। बेटे, जो बात मेरे लिए भी पहेली हो मैं उस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकूंगी। एक लड़की तुम्हारी मम्मा की डमी बनकर न्यूयॉर्क आई थी। मैं क्या बताऊं वो कितनी ज़हीन और तेज तर्रार है। तुम्हारी मम्मा उसे अपनी बेटी कहती हैं। बेटी कहने से वो कोक की औलाद नहीं हो जाती। मम्मा ने पापा से शादी नहीं की और मम्मा का किरदार इतना बुलंद है और वैसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी है कि किसी गुनाह या गलती का इर्तिकाब नहीं कर सकती। क्या यह मुमकिन नहीं है कि सिस्टर सोनिया ने किसी और से शादी की हो? अली तैमूर दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसे पिछली कुछ बातें याद आ रही थीं। सोनिया मम्मा ने माजी में यकीनन कुछ अरसा पुरस्रार जिंदगी गुजारी है। जिंदगी के उस दौर को राज बनाकर रखा है। सोनिया सानी से पारस और अली तैमूर का कोई खून का रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद अगर वो सोनिया की अपनी बेटी थी तो सबके लिए काबिल मोहब्बत ही नहीं, काबिल एहतराम भी थी। अली सोचता रहा और चलता रहा। साहिल के साथ साथ चलते रहने से अंदेशा था कि इस जजीरे के फौजी या जासूस उसे घेरेंगे, इसलिए वो साहिल से दूर कभी चलता रहा, कभी दौड़ता रहा। आखिर टाउन की बत्तियां दूर से नजर आने लगीं। वो एक पुख्ता सड़क पर आ गया। रात के पिछले पहर कोई गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। दूर ही से औरतों और मर्दों के हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने उसे लिफ्ट नहीं दी। उनमें से एक जवान ने खिड़की से बाहर सर निकालकर उसकी तरफ थूक दिया। वह थूक अली पर नहीं आया, लेकिन उनकी शामत आ गई। उसने बिजली की सी फुर्ती दिखाई, रिवॉल्वर निकाला और फायर कर दिया। उसका निशाना भला कहाँ चूकने वाला था। एक पिछला पहिया धमाके से फटा। औरतों की चीखें सुनाई दी। कार सड़क के किनारे एक दरख्त से टकराते टकराते बची। एक तरफ घूमकर रुक गई। उस कार में से 2 जवान रिवॉल्वर लेकर निकले। फिर कार के पीछे से ललकारा, हु इज दैट? सामने आओ, हम तुम्हें गोली मार देंगे। अली अंधेरे से फायदा उठाकर गुम हो गया था। वो लोग चारों तरफ देख रहे थे। लड़कियां परेशान हो रही थीं। फायर करने वाला तुम दोनों के पास रिवॉल्वर देखकर भाग गया है, जल्दी से पहिया तब्दील करो। दोनों जवानों को भी यकीन हो गया कि फायर करने वाला उनके पास रिवॉल्वर देखकर भाग गया है या छुप गया है। उनका सामना नहीं कर सकेगा। एक ने कहा, तुम पहिया तब्दील करो, मैं चारों तरफ नजर रखूंगा। वो जेब में रिवॉल्वर रखकर डिग्गी की तरफ गया। वहां से दूसरा पहिया निकालने लगा। जब वो पिछला पहिया तब्दील करने में मसरूफ हो गया तो अचानक फायर हुआ। जो नौजवान निगरानी कर रहा था उसके हाथ में गोली लगी। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दूर जमीन पर जा गिरा। दूसरे जवान ने फुर्ती दिखाने की कोशिश की। उसके आसपास 2 गोलियां आई। जमीन से मिट्टी उड़ी। वो बौखलाकर दोनों हाथ उठाते हुए खड़ा हो गया। तब अली हेडलाइट्स की रोशनी की तरफ आया। इत्मीनान से चलते हुए दूसरे जवान के करीब आकर उसकी जेब से रिवॉल्वर को निकालकर बहुत दूर फेंक दिया। फिर जमीन पर पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाकर पूछा, तुम दोनों में से किसने मुझ पर थूका था? मैंने नहीं थूका था। दूसरे ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? क्या मुझे इल्ज़ाम देना चाहते हो? वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगे। अली ने कहा, मुझे झूठ को पकड़ना आता है। ये 3 लड़कियां सच बोलेंगी, क्योंकि सच बोलने से ही जिंदा रहेंगी, वरना मैं 3 तक गिनते ही तीनों को गोली मार दूंगा। उसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। तीनों ने उस नौजवान की तरफ इशारा किया जिसके हाथ में गोली लगी थी। अली ने दूसरे जवान से कहा, जल्दी से पहिया लगाओ। फिर थूकते हुए कहा, तुम समझ रहे थे
तेज रफ्तार गाड़ी से किसी राहगीर पर थूक कर गुजर जाओगे और गिरफ्त में नहीं आओगे। फिर तुम्हें अपने रिवॉल्वर पर भी भरोसा था, अब क्या करोगे? मुझे मुआफ़ कर दो, मैं कभी किसी पर नहीं थूकूंगा। और एक बार थूको मुआफ़ कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा। करोगे। पुख्ता सड़क पर जाकर बैठो, फिर झुककर सड़क पर थूको, उसके बाद उस थूक को चाटो। वह गिड़गिड़ाने और मुआफ़ी मांगने लगा। अली उसे निशाने पर रखकर उंगली को ट्रैगर पर लाया तो वह दौड़ता हुआ सड़क पर गया, फिर थूक कर उसे चाटने लगा। एक लड़की ने कहा, यह खुद को बहुत बड़ा गुंडा समझता है। इसने रात भर का सौदा करने के बाद हमारी रकम नहीं दी है। प्लीज़ हमारी पेमेंट करा दो। अली तैमूर ने लड़की के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा, क्या तुम मुझे बाजारी औरतों की पेमेंट कराने वाला दलाल समझती हो? बाकी दो लड़कियां सहम कर पीछे चली गईं। दूसरे जवान ने पहिया लगा दिया। अली ने उनसे कहा, जिसका जो सामान गाड़ी के अंदर है उसे फौरन निकालो। वो अपना अपना सामान निकालने लगे। अली ने उनसे कार की चाबी ली, स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर इसे स्टार्ट करके सड़क पर ले आया। उन्हें छोड़कर तेजी से ड्राइव करता हुआ जाने लगा। पीछे रह जाने वाले पैदल चलते हुए 1 घंटे से पहले करीबी टाउन में पहुंचकर रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते थे। उसने टाउन में पहुंचकर कार की टैंकी फुल कराई, फिर उस टाउन से बहुत दूर निकलता चला गया। उसका रुख शहर कार्नर ब्रूक की तरफ था, जहां सोनिया सानी अपना त्यारा ला रही थी। कार्नर ब्रूक की तरफ बड़ा लंबा सफर था, रास्ता खत्म होने में नहीं आ रहा था। वह सफर के दौरान कितनी ही छोटी बड़ी बस्तियों से गुजरता रहा। एक बस्ती के करीब 2 पुलिस कारें दिखाई दी। वह दोनों कारें एक दूसरे की तरफ रुख किए रास्ता रोके खड़ी थी। उनके पीछे पुलिस वाले राइफलें लिए नजर आ रहे थे। इसका मतलब था गाड़ी छीनकर ले जाने वाली बात पुलिस वालों तक पहुंचा दी गई थी। वो ड्राइव करने के दौरान जरा सीट के नीचे दुबक गया ताकि विंड स्क्रीन को तोड़कर आने वाली गोलियों से महफूज रह सके। फिर उसने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते थे कि वो उनकी गोलियों से टकराने का हौसला या हिम्मत करेगा। उन्होंने वार्निंग के तौर पर पहले हवाई फायर किया, दूसरी बार उन्हें फायर करने का मौका नहीं मिला। अली की कार उनकी गाड़ियों से आकर टकराने वाली थी। वो गाड़ियों के पीछे से जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दोनों गाड़ियां 2 तरफ घूम गई थी। वो तेज रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ दूर निकलता जा रहा था। पुलिस वालों ने संभलने के बाद फायरिंग शुरू की। तब तक वो रेंज से बहुत दूर जा चुका था। एक अफसर कार टेलीफोन के जरिए अगली बस्ती वालों से राब्ता कायम कर रहा था और कह रहा था, ये कार छीन कर ले जाने वाला अली तैमूरी हो सकता है, इसे रोको। जब वो समुद्र में था, चारों तरफ पानी ही पानी था, बच निकलने का कोई रास्ता ना था। तब वो बचकर यहाँ तक पहुँच गया था। यहाँ खुले मैदान में भला कौन उसका हाथ पकड़ सकता था। वो तूफानी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। लैला ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? कॉर्नर ब्रूक। हाँ, मैंने कहा था सोनिया सानी उसी शहर के एक छोटे से पोर्ट पर त्यारा उतारेगी, लेकिन उस त्यारे को उतारने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिर क्या इरादा है? सीधी सी बात है, मैं और सुल्तान यहाँ के हुक्काम और फौजी अफसरों की खोपड़ियों में जलजला पैदा कर सकती हैं। वो हाथ जोड़कर त्यारे को यहाँ उतारने और तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहेंगे। लेकिन सोनिया सानी यहाँ इतलात हासिल करने के लिए टेलीपैथी की इमदाद कबूल करती है। जहाँ अपना जौहर दिखाने की बात आती है, वहाँ हमारे ताउन से इनकार कर देती है। अली ने कहा, उससे कहो मैं जिस सड़क पर जा रहा हूँ उसके अतराफ एक भी दरख्त नहीं, वो यहाँ त्यारा उतार सकती है। लैला ने कहा, कमाल है, तुम जो कह रहे हो वही सोनिया सानी करने वाली है। वो इसी रास्ते को तलाश करती हुई आएगी, इस जगह को मुनासिब समझेगी तो यहीं त्यारा उतारेगी। उसकी बात खत्म होते ही परवाज करते हुए त्यारे की आवाज़ सुनाई देने लगी। दूर आसमान पर एक बत्ती जलती बुझती चली आ रही थी। लैला ने सोनिया सानी के पास आकर कहा, अली ने इस त्यारे को देख लिया है, वो सफ़ेद रंग की कार में इसी रास्ते पर है जो तुम्हें नजर आ रहा है। पायलट को गाइड करो। त्यारा जमीन के करीब आने लगा। कॉर्नर ब्रूक के शहर से आने वाली पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। उनसे कोई 3 किलोमीटर के फासले पर अली अपनी गाड़ी में शहर कॉर्नर ब्रूक की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रफ्तार बहुत सुस्त कर दी थी। दूसरी तरफ से आने वाली पुलिस गाड़ियों को भी रफ्तार सुस्त करनी पड़ी, क्योंकि त्यारा उनके ऊपर से परवाज करता हुआ पुख्ता सड़क पर उतरने आ रहा था। फिर उन्होंने हैरानी से देखा, त्यारा दूर जाकर सड़क पर उतर रहा था। चूंकि वो बहुत दूर जाकर उतर रहा था, इसलिए वो ये नहीं देख सके कि त्यारे के दरवाजे में से एक रस्सा लटकाया गया है। अली कार से उतरकर दौड़ता हुआ आ रहा था, फिर वो रस्सा पकड़कर लटक गया, ऊपर चढ़ने लगा। उसी वक्त पीछे आने वाली पुलिस गाड़ियों से फायरिंग शुरू हो गई। अभी वो शूटिंग रेंज से बाहर था। जब रेंज पर आया तो दरवाजे के अंदर पहुंच चुका था। दरवाजा बंद हो गया था। तैयारी की रफ्तार बढ़ गई थी। पुलिस गाड़ियां काफ़ी फासले पर तेजी से चली आ रही थी, लेकिन करीब पहुंचना उनके मुकद्दर में नहीं था। त्यारे ने ज़मीन छोड़ दी, फिजा में बुलंद होता हुआ दूर परवाज करता चला गया। पुलिस गाड़ियां रुक गईं। एक अफसर ने ट्रांसमीटर के जरिए फौज के काला अफसर से रब्ता कायम किया, फिर कहा, जनाब, ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि फरहाद के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए फौज सामने क्यों नहीं आई। मैं अफसोसनाक खबर सुना रहा हूँ, उसे फ्रांस का एक त्यारा यहाँ से ले गया है। फौज के अफसर की आवाज़ सुनाई दी, तुम अफसोसनाक खबर नहीं बल्कि खुशखबरी सुना रहे हो। खुदा का शुक्र है अली तैमूर हमारी ज़मीन छोड़कर चला गया है, तुम भी शुक्र अदा करो, दैट्स ऑल।
उधर राब्ता खत्म हुआ। इधर अली और सोनिया सानी का पहला राब्ता हुआ। अली जहाज पर सवार होते ही दरवाजा बंद करने में प्रिंस डैगर की मदद कर रहा था। सानी पायलट के पास थी। जब त्यारा फिजा में बुलंद होकर परवाज करने लगा तो वह हिफाजती बंद खोलकर पायलट रूम से बाहर आई। अली प्रिंस के साथ बैठा हुआ था और हिफाजती बंद खोल रहा था। वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाकर बोली, मेरा नाम सानिया है, लेकिन मुझे सोनिया सानी कहती हैं। अली मुसाफिर करने के दौरान उसे देखता रहा। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं सर से पांव तक मादाम सोनिया लग रही हूँ, यही देख रहे हो ना? नहीं, मैंने ममा की कितनी ही डमीज देखी हैं। मैं तुम्हारी सूरत देखने के बहाने तुम्हारे हौसले और तरीक़ेकार को देख रहा हूँ। तुमने शिकस्त तस्लीम नहीं की, मायूस होकर मैदान नहीं छोड़ा, आखिर मुझे त्यारे में सवार करा ही लिया। मुझे तारीफ करनी नहीं आती, सिर्फ इतना कहता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। प्रिंस डैगर ने अली और सानी के मिले हुए हाथों को देखा, फिर जल्दी से अली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए और मुस्कुराकर जबरन मुसाफिया करते हुए कहा, मिस्टर अली, कुछ मेरी भी तारीफ करो, तुम्हारे लिए मैंने ही दरवाज़ा खोला था। अली ने एक हाथ से मुसाफिया किया, दूसरे हाथ से उसके शाने को थपकते हुए कहा, थैंक्स अलॉट। मैं तुम्हें ब्रायन वुल्फ समझ रहा था, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के शौक में तुमने बदलते हुए लहजे पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त तुम ब्रायन वुल्फ के नहीं अपने ज़ाती लहजे में बोल रहे हो। चोरी पकड़ी जाने पर उसने परेशान होकर सोनिया सानी को देखा। वो बोली, तुमने अली के सामने हमाकत की है। किसी अय्यार दुश्मन के सामने अपनी आवाज़ और अपनी हरकतों पर ध्यान नहीं दोगे तो भांडा फूट जाएगा। अपने साथ मुझे भी मुसीबतों में मुब्तला करोगे। उसने झींप कर अली को देखा, फिर ख्याल ख्वानी के जरिए सानी से कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट करो। अली कोई दूसरा नहीं है, ये फरहाद का बेटा और बाबा साहिब के इदारे का सबसे मजबूत बाजू है। फिर वो जुबान से बोली, अली की मौजूदगी में आइंदा सोच के जरिए गुफ्तगू ना करो। जब तक हमारा साथ है हम तीनों किसी से कोई बात नहीं छुपाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर अली, मैं अनाड़ी नहीं हूँ। फिर भी इंसान की आखिरी बात तक बहुत कुछ सीखते रहना चाहिए। ये सोनिया की मोहब्बत है कि इसने मौजूदा मुहिम में मुझे अपने साथ रखा है। तुम देखोगे आइंदा मैं ज़िंदगी के हर मरहले में इसके साथ रहूँगा। अली ने कहा, मैं ज़रूर देखूँगा। वैसे ज़िंदगी के दूसरे मरहले अभी दूर हैं, हमें मौजूदा मरहले के मुतालिक सोचना और गुफ्तगू करना चाहिए। सोनिया सानी ने कहा, वहाँ के टेलीपैथी जाने वाले भाई ने काम बिगाड़ दिया है, उसकी वजह से मुझे और तुम्हें अमेरिका से निकलना पड़ा। अली ने कहा, फिर भी सानिया, हम नाकाम नहीं रहे। तुम्हारी ज़बरदस्त प्लानिंग के बायस अमेरिका से सोनिया के निकलने के बावजूद वहाँ सोनिया मौजूद है। प्रिंस डैगर सोनिया सानी को गौर से देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा, सोनिया, अभी तुमने अली से मुसाफिर करते हुए कहा कि तुम सानिया या सोनिया सानी हो। ये दुरुस्त है कि तुमने फर्जी नाम रखा है, लेकिन जब अली से कोई बात छुपाई नहीं जाती तो इसे साफ साफ बताओ कि तुम इसकी सोनिया मम्मा हो और अमेरिका में अपने पीछे पीछे डमी सोनिया को छोड़कर आई हो। वो बोली, तुम हमारी बात कहीं से कहीं ले जा रहे हो। मैं तुम्हारी मालूमात में इजाफा करने के लिए कह दूं कि मैं सोनिया की बेटी सानिया हूँ। मेरी माँ ने कभी नाकाम होकर मैदान नहीं छोड़ा, वो अब भी अमेरिका में है और मैदान में डटी हुई हैं। यानी सोनिया ने मुझे धोखा दिया है? ये धोखा नहीं, हिकमत अमली है। खास मौके पर खास लोगों से भी बातें छुपाई जाती हैं। जिस तरह तुम्हें नहीं बताया गया कि मेरी माँ कहाँ है, उसी तरह अली को भी अब तक मेरे मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया और मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा कि मम्मा अब कहाँ हैं और क्या करती फिर रही हैं। ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम दुरुस्त कहती हो, लेकिन सोनिया फरहाद से कोई बात नहीं छुपाती थी। मिस्टर प्रिंस, वो फरहाद था। तुम्हारे पास अभी सिर्फ फरहाद का चेहरा है, उसकी सलाहियतें नहीं हैं। तुम ट्रेनिंग के मरहलों से गुजर रहे हो। जब खुद को मुकम्मल फरहाद साबित करने लगोगे तो हम सब आंखें बंद करके तुम पर भरोसा करेंगे। अली ने कहा, हम अपने मौजू से हट रही हैं। प्रिंस ने कहा, यह भी अहम मौजू है कि मेरे सामने सोनिया नहीं उसकी बेटी है। दरअसल मैं सोनिया से उम्र में छोटा हूँ। मैंने कई बार कहा, सोनिया तुम मेरी आइडियल हो। वो मुस्कुरा कर कहती थी, मुझे ऐसी ही आइडियल मिलेगी। अब देखो, उसने अपनी बेटी को मेरे साथ छोड़ रखा है। सोनिया का तरीक़ाकार अजीब है, मैं इनकार नहीं कर सकूंगा कि आइडियल मेरे पास है। सानिया, मैं तमाम उम्र तुम्हारी माँ की कदर करता रहूंगा। उसने मेरी बहुत बड़ी आरजू पूरी की है। वो बेजार होकर बोली, तुम्हें पता है मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? किससे? काम, काम और सिर्फ काम से। मुझे किसी के नाम से और उसकी खूबरूई से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं न्यूयॉर्क में कई बार समझा चुकी हूँ, मुझसे सिर्फ काम की बातें किया करो। मिस सानिया, ज़िंदगी में काम के अलावा और भी बहुत कुछ है। उससे बहुत कुछ के मुतल्लिक सोचने की फुर्सत मिलेगी तो मैं सोचूंगी। फिलहाल प्लीज़ काम की बातें करो। नहीं कर सकती हो तो हमारी बातें सुनो। स्पीकर से पायलट की आवाज़ सुनाई दी, मादाम, आगे मौसम ख़राब है। ग्रीनलैंड के जुनूब में बर्फानी तूफान आया हुआ है। मुझे तैयारी को फिर बहरे ओकेयानूस की तरफ ले जाना होगा। वो एक सीट की पुश्ते से माइक उठाकर बोली, वापस ना जाओ। तैयारी को बीफन आइलैंड या कनाडा के शुमाली हिस्से की तरफ ले चलो, ज़रा 1 मिनट। फिर उसने अली से कहा, सॉरी, मैंने तुमसे मशवरा लिए बगैर ऐसा कह दिया। तुम बताओ हमें किधर का रुख करना चाहिए। तुम मेरे आइंदा इरादों के मुताबिक कह रही हो। वो पायलट से बोली, तुमने अली की बात सुन ली? यस मादाम, मैं तैयारी को कनाडा के शुमाल की तरफ ले जा रहा हूँ। प्रिंस डैगर ने दोनों को बारी बारी देखा, फिर सोनिया से पूछा, तुमने अली के आइंदा इरादों को कैसे समझ लिया? वो इरादे क्या हैं?
समझना कुछ मुश्किल तो नहीं है। फरहाद के खानदान का कोई फर्द कभी मैदान से नहीं भागता। अगर मजबूर किया जाए तो वो ज़रा पीछे हट जाता है, फिर घूमकर मैदान में आ जाता है। हम अपना मिशन पूरा करेंगे। हमारे जितने दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले हैं उन्हें दोस्त बनाएंगे। उनमें से जो दुश्मनी पर बजिद रहेगा हम उसे फना कर देंगे। प्रिंस ने पूछा, हमसे क्या मुराद है? क्या तुम और अली? हाँ, और तुम भी। तुम हमारे बहुत ही अहम आदमी हो। वो खुश हो गया। अपने सर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, मेरे दिमाग में टेलीपैथी है और जिस्म में बेपनाह कुव्वत है। मैं हमेशा तुम्हारा अहम आदमी बनकर रहूंगा। सोनिया सानी ने पूछा, प्रिंस अब दुश्मनों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? प्रिंस ने जवाब दिया, वो मुतमईन होंगे। हमें न्यूयॉर्क से निकालकर समझ रहे होंगे कि खतरा टल गया है। क्या वो इंटरनेशनल फ्लाइंग रूट के जरिए ये मालूम नहीं कर रहे होंगे कि एयर फ्रांस का खुसूसी त्यारा हमें किधर ले जा रहा है? हाँ, ये तो ज़रूर मालूम कर रहे होंगे। क्या उन्हें यह मालूम नहीं कि अली ने न्यू फाउंडलैंड में कहीं त्यारा उतारा है और हम भी इधर आए हैं? बेशक उन्हें यह भी मालूम होगा, मगर तुम ऐसे सवालात मुझसे क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम दुश्मनों को मुतमईन समझ रहे हो। वह ज़रा झिझक गया, फिर बात बनाते हुए बोला, मैं अभी यही तज्जिया करने वाला था कि दुश्मन किस तरह हमारे मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे होंगे। इन हालात में बताओ वो कैसे इक़दाम कर रहे होंगे? ऐसे ही जैसे अभी कार्नर ब्रूक के एयरपोर्ट पर हमारे उतरने पर पाबंदी आयद कराई थी ताकि हम मिस्टर अली को यहाँ से ना ले जा सकें। अब यह त्यारा जहाँ भी उतरेगा वहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए दुश्मन मौजूद होंगे। कौन से दुश्मन? यही सुपर मास्टर के फौजी जवान। वो बोली, प्रिंस तुम्हें जोग्राफिया और तारीख का मुतालिया करना चाहिए। मौजूदा सियासत और हुकूमतों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करते रहना चाहिए। हम कनाडा के शुमाल में बीफन आइलैंड की तरफ परवाज कर रहे हैं। इन इलाकों में ना अमेरिका का कानून है और ना ही सियासी समझौते के बगैर इधर अमरीकी फौजी आ सकती हैं। वो नागवारी से बोला, इम्तिहान देने के लिए मैं ही नजर आया हूँ, अली का भी इम्तिहान लो। वस्ते हुए बोली, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि बाबा साहब के इदारे के बड़े बड़े मौल्लिम अली तैमूर को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, और इंसाइक्लोपीडिया का इम्तिहान भला कौन ले सकता है? उससे तो पूछा जाता है, मालूमात हासिल की जाती हैं। अली ने कहा, सानिया प्लीज़ आइंदा मेरी तारीफ में एक लफ्ज़ भी ना कहना। तारीफ इंसानी सलाहियतों को कभी पनपने नहीं देती। प्रिंस ने कहा, मिस्टर इंसाइक्लोपीडिया, मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब सुपर मास्टर को हमारी मंजिल का पता है और वो ये समझ सकता है कि हम घूम फिर कर फिर उसके मुल्क में दाखिल होंगे, तो क्या वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। तुम्हारे ख्याल के बरक्स हमारे इस्तकबाल के लिए अमरीकी फ़ौजी नहीं आएंगे, बल्कि इस हुकूमत के गुंडे, बदमाश और कातिल आएंगे। वो हमारी वापसी का रास्ता रोकेंगे। इन हालात में हम पूरी तरह उनकी नज़रों में रहेंगे, अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। कोई मुल्क हमारे लिए अपनी सरहदें बंद नहीं करता, बल्कि बंद कर ही नहीं सकता। हमारे पास 1000 रास्ते हैं। तुम्हारी ये बात गलत है कि हम उनकी नज़रों में रहेंगे। दुरुस्त यह है कि हम खुद उनकी नज़रों में रहने की कोशिश करते रहेंगे। ये क्या बात हुई? यही तो बात है। सानिया, तुम जवाब दे दो। वो बोली, हम इधर दुश्मनों की नज़रों में रहकर उन्हें यकीन दिलाते रहेंगे कि सोनिया और अली तैमूर अमेरिका से बाहर हैं, जबकि सोनिया मम्मा मुल्क के अंदर मौजूद रहकर अपना काम करती रहेंगी। प्रिंस ने हैरानी से पूछा, क्या तुम दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे के दिल और दिमाग की बातें समझ लेते हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमें ख्याल ख्वानी नहीं आती और ना ही कोई एक घंटे से हमारे दिमाग में आया। फिर तुम अली तैमूर के इरादे कैसे समझ लेती हो और अली तुम्हारे अंदर की बात कैसे जान लेता है? प्रिंस, तुम ख्वामखा उलझ रहे हो। ये 2 और 2 4 वाली हकीकत है। हम अपने हालात को हर पहलू से समझकर उससे सही नतीजा निकालकर एक राय कायम करते हैं। 4 आदमी इसी असूल पर काम करें तो चारों के ख्यालात एक होंगे, जबकि हम 2 ही हैं। अली ने अपनी सीट से उठकर कहा, मैं अभी पायलट से मिलकर आता हूँ। वो कैबिन में चला गया। प्रिंस के चेहरे से इत्मीनान जाहिर हो रहा था। वो बोला, थैंक्स गॉड, कुछ तो तन्हाई नसीब हुई है। इस तन्हाई में तुम्हारा इरादा क्या है? बात यह है कि हम अपने खास आदमी के सामने भी कुछ ज़रूरी बातें नहीं कर सकते। माना कि अली खास बंदा है, मगर मैं दिल की बात तो सिर्फ तुमसे ही कर सकता हूँ। फिर तो अच्छा मौका है, दिल की बात जल्दी से कह दो। तुम्हारी मम्मा से मुलाकात होगी तो वो गवाही देंगी कि तुम मेरी आइडियल हो। तो फिर मुलाकात का इंतज़ार करो, मैं उनकी गवाही सुनूंगी। वो तुम नहीं समझी। तुम्हारी मम्मा से तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई जज्बा होगा। ओ नो, दिल में जज्बा नहीं होता। तुम्हारे जज्बात और एहसासात का ताल्लुक दिमाग से होता है। अब तुम पूछोगे कि क्या मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं? मैं यही पूछने वाला था। हाँ, तुम्हारे लिए जगह है, इसीलिए तो दिमाग में आकर बातें करते हो। देखो, तुम अनजान बन रही हो, मुझे टरखा रही हो। तुम साफ साफ बताओ, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मेरे काबिल नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरे साथ रखा गया है। तुम अपनी जहानत, हाजिर दिमागी और टेलीपैथी के जरिए खुद को काबिल बना सकते हो। वो अपनी मुट्ठी फिजा में बुलंद करते हुए बोला, मैं साबित करूंगा कि मैं सोनी की बेटी के शायान शान हूँ। शाबाश, यही जज्बा रखो। जब तक आदमी के अंदर कोई जज्बा शिद्दत इख्तियार नहीं करता, तब तक वो कामयाबी की मंजिलें तय नहीं करता। वो जज्बाती अंदाज में बोला, वादा करो मेरा इंतजार करोगी। वो हैरानी से बोली, मैं तुम्हारे सामने हूँ, फिर इंतजार कहाँ करूंगी? प्रिंस के हलक से एक कराह निकली, आह, तुम रोमानी बातों को क्यों नहीं समझती?
मैं कहना चाहता हूं तुम मेरी कामयाबियों और कारनामों का इंतजार करो। मामा पिछले 6 माह से तुम्हारे किसी कारनामे का इंतजार कर रही हैं। तुमने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया है। अब दिखाऊंगा। अब मेरे अंदर जज्बात ने करवट ली है। तुम गलत कह रहे हो। जज्बात हमेशा जागते रहती हैं, न सोती हैं न करवट लेती हैं। जज्बात सो जाएं तो आदमी मुर्दा हो जाता है। फिर तुम्हारे जज्बात ने कैसे करवट ली है? सानिया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं हकीकत बयान कर रही हूँ और तुम मजाक समझ रहे हो। किसी से भी पूछ लो। तिब्बी नुक्ता नज़र से जज्बात कभी नहीं सोते। मैं तिब्ब और साइंस की नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। तो करो ना। इतनी देर से दिल, दिमाग, जज्बात और एहसासात की बातें कर रहे हो। इन बातों का ताल्लुक तिब्ब से है, मोहब्बत से भी है। कैसे है? वो ऐसे कि जैसे मोहब्बत में दिल धड़कता है। वो बोली, हम जब से पैदा हुए तब से दिल धड़कता है, इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो मुठियां भींच कर दांत पीस कर बोला, मैं अपना सर फोड़ लूंगा। अली तैमूर पायलट कैबिन से बाहर आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है? सोनिया सानी ने कहा, ये बहुत देर से मोहब्बत करना चाहते हैं मगर इल्म तिब का मसला शुरू कर देती हैं। प्रिंस ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं? दिल, दिमाग, जज्बात और एहसासात का ताल्लुक मोहब्बत से है। यही तो पूछती हूँ, कैसे? अली ने कहा, मिस्टर प्रिंस, तुम इतनी देर से ना समझा सके, मैं समझाता हूँ। देखो सानिया, माँ के सीने से दूध का चश्मा बहता है। ये इल्म तिब का मसला है कि कुदरत ने दूध कैसे पैदा किया, लेकिन जो दूध बच्चे के मुंह में जाता है वो ममता है। ममता इंसान की पहली मोहब्बत होती है। प्रिंस ने कहा, ए भाई, तुम कौन सी मोहब्बत ले बैठे? मैं दूसरी मोहब्बत की बात कर रहा था। अच्छा, वो दूसरी मोहब्बत? हाँ, समझ गया। देखो सानिया, मिस्टर प्रिंस कहना चाहते हैं कि मोहब्बत जब हद से बढ़ जाती है तो इबादत बन जाती है। इबादत सिर्फ खुदा की होती है, लिहाजा इंसान माँ के बाद जो दूसरी इबादत सीखता है वो खुदा से होती है। मिस्टर अली, इतने भोले और पारसा ना बनो। क्या तुमने एक लड़की से मोहब्बत नहीं की थी जिसे एक टेलीपैथी जानने वाले ने मार डाला था? अली ने एक गहरी सांस ली। सोनिया सानी को देखा, फिर कहा, हाँ, वो बहुत मुख्तसर सी उम्र लेकर आई थी। प्रिंस ने पूछा, बताओ, क्या वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं थी? नहीं दोस्त, अपनी अकल से और सच्चे दिल से तस्लीम करो कि कोई लड़की मोहब्बत नहीं होती, वो ज़रूरत होती है। मर्द के अरमानों की, ख्वाहिशों की और जज्बों की तकमील का जरिया होती है। हम लफ्ज़ों की जादूगरी से ये साबित करते हैं कि हमें उसे दिली और रूहानी मोहब्बत है। सच्चाई से ये नहीं कहते कि तन्हाई में उसकी ज़रूरत है। ए भाई, तुम तो मोहब्बत को हथौड़ा मारे हो। तुम्हें हथौड़ा लग रहा है? सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि लेन देन का जो सौदा होता है उसे लोग मोहब्बत कह देते हैं। मर्द अपनी कमाई देता है, औरत अपनी इज्जत उसे देती है। मर्द उसे घर देता है, औरत उसे आराम देती है। मर्द उसकी कोख में बच्चे देता है, औरत उसकी नस्ल को जवान और काबिल फ़ख्र बनाती है। अगर लेन देन में कमी आ जाए तो मोहब्बत का सौदा नहीं हो पाता। औरत अपना जिस्म ना दे तो मर्द अपनी कमाई नहीं देता। दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। इस ज़रूरत को मोहब्बत का पुरफ़रेब नाम देने से मोहब्बत नहीं हो जाती। प्रिंस ने सानिया से कहा, देखो ये मिस्टर कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारी जैसी हसीन लड़की की तौहीन कर रहे हैं कि लड़कियां सिर्फ ज़रूरत के लिए होती हैं। क्या ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है? बेशक, अगर मैं ऐसी लड़की बन जाऊं जो सिर्फ मर्द की ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़िंदा रहती है, मर्द से अलग अपनी कोई शख्सियत नहीं बनाती, अपनी कोई अलग हैसियत नहीं रखती, तो फिर यह लड़की के लिए इंसल्ट की बात है और वह इस तौहीन का बुरा मानकर मर्द का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं मोहब्बत के नाम पर ज़रूरत पूरी करने वाली बेचारी नहीं हूँ। उसने दोनों को देखा, फिर पूछा, तुम दोनों की खोपड़ी एक जैसे किस तरह सोचती है? वैसे ये मेरे हक में अच्छी बात है कि मिस्टर अली मोहब्बत को नहीं मानते। सानिया, मैं तुम्हें मोहब्बत करना सिखाऊंगा। अली मुस्कुराता हुआ सानिया के पास आया, फिर बोला, प्लीज़ पायलट को कॉफ़ी पिला दो। वह उठते हुए बोली, यकीनन, हम भी पियेंगे। वह कॉफ़ी तैयार करने चली गई। प्रिंस ने पूछा, मिस्टर अली, क्या तुम वाकई मोहब्बत को नहीं मानते? मानता हूँ। ये मानता हूँ कि मोहब्बत में अकल काम नहीं करती, और जहाँ अकल काम नहीं करती वहाँ से मैं नहीं गुजरता। वो खुश होकर बोला, वाकई तुम अक्लमंद हो। तुम्हें ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बेशक, मैं ऐसा रास्ता बेवकूफ़ों के लिए छोड़ देता हूँ। तुम बहुत अच्छा करते हो, मैं तो। वो कहते कहते रुक गया, फिर घूर कर बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं, मोहब्बत करने वालों को कह रहा हूँ। वह सीट के हत्थे पर हाथ मारते हुए बोला, मैं भी मोहब्बत करता हूँ और सोनिया सानी से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं हरगिज़ बेवकूफ़ ना कहता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा दोस्त समझता हूँ जो अपने दोस्त का हक नहीं मारता। मेरा एक काम करोगे? सोनिया सानी को मेरे दिल की बात समझाओगे? सॉरी मिस्टर प्रिंस, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। मैं पिछले 3 घंटे से सोनिया सानी के साथ हूँ। इतनी सी देर में समझ गया हूँ कि वो किस टाइप की लड़की है। वो मोहब्बत जैसी फजूलियात में नहीं पड़ेगी। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत ख़राब है? तुम उसे मेरी मोहब्बत नहीं, अपनी तन्हाई की ज़रूरत बनाना चाहते हो। अली ने होंठों को सख्ती से भींच लिया, दांतों पर दांत जमा लिए। उसे गुस्सा नहीं आता था, नाकाबिले बर्दाश्त बातें बर्दाश्त कर लेता था। अभी महज इसलिए गुस्सा आ रहा था कि प्रिंस उसकी सोनिया मामा की बेटी के लिए गलत बात कह रहा था, लेकिन गुस्से को बर्दाश्त करने की तरबियत काम आई। उसने बड़ी मुश्किल से लहजे को नरम करते हुए कहा, प्रिंस, तुम्हें इंसानियत का वास्ता देकर समझाता हूँ। हवस इंसान को दरिंदा बना देती है। तुम्हें मर्दानगी का वास्ता देकर समझाता हूँ।
कि 2 मर्दों के साए में एक लड़की को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उसकी इज्जत, अना और औरतपन के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहिए। आगे तुम समझदार हो। वो उछलकर खड़ा हो गया, नागवारी से बोला, तुम मुझे नादान समझकर नसीहत कर रहे हो? क्या खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हो? क्या तुम इस टीम के लीडर हो? मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बात में बहुत बड़ा हूँ। तुम टेलीपैथी नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम्हारी टेलीपैथी मेरे लिए सिफर है। हाँ, ये मानता हूँ कि उम्र में बड़े हो, इतने बड़े कि सोनिया सानी तुम्हारी बेटी नजर आती है। प्रिंस एकदम से भड़क गया। उसे गाली देता हुआ एक हाथ मारना चाहता था। अली ने हाथ पकड़कर झटका दिया तो वो इधर आया, दूसरे झटके में उधर गया। उसने बचाव के लिए दूसरा हाथ उठाया, अली से पंजा लड़ाना चाहता था। शामत आ गई थी। पंजा मिलाते यूं लगा जैसे फौलादी शिकंजा में उंगलियां फंस गई हैं। उसके हलक से चीखें निकलने लगीं। सोनिया सानी दौड़ती हुई आई, परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है? प्लीज़ अली से छोड़ दो। अली ने कहा, इसने मुझे गाली दी है, ये इतनी देर जिंदा न रहता। जिंदा सिर्फ इसलिए है कि मम्मा ने इसे हमारे साथ रखा है। मैं मम्मा का वास्ता देती हूँ, इसे छोड़ दो। हमारे पास फर्स्ट एड का सामान नहीं है, इसकी उंगलियां टूट जाएंगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तुम मम्मा का वास्ता दे रही हो, अगर ये गाली देने वाली जुबान को अपने दांतों से काटेगा तो छोड़ दूंगी। प्रिंस समझ रहा था कि उंगलियां टूटने वाली हैं। उसने अपनी ही जुबान अपने दांतों तले जोर से दबाई, फिर तकलीफ से चीख पड़ा। अली ने हाथ छोड़ दिया। वह एक कुर्सी पर गिरकर तकलीफ से कराहते हुए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से सहलाने लगा। सानी ने कहा, तैयारी को जमीन पर उतारा जा रहा है, सेफ्टी बेल्ट बांध लो। अली एक सीट पर बैठकर बेल्ट बांधता रहा। प्रिंस का हाथ इस काबिल नहीं था। सोनिया सानी ने उसका बेल्ट बांधते हुए आस्तिकी से कहा, ये सभी जानते हैं कि अली को गुस्सा बर्दाश्त करना आता है, लेकिन गाली कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी गलती दोबारा ना करना। खुद भी अपनी सीट पर जाकर अपना सेफ्टी बेल्ट बांधने लगी। अब प्रिंस में गालियां देने की जरूरत नहीं थी, मगर उसके अंदर गालियों और नफरतों का आतिशफिशां खोल रहा था। सोनिया सानी के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। उसके ख्याल में अली हीरो बन गया था, और जब तक उसे जीरो बनाकर सोनिया सानी के सामने उस पर गालिब आकर खुद हीरो ना बन जाता, तब तक उसके अंदर का आतिशफिशां सर्द नहीं पड़ सकता था। पायलट ने इतला दी कि त्यारा जमीन पर उतरने वाला है। फिर थोड़ी देर में उसके पहिए जमीन से लग गए। त्यारा दौड़ते दौड़ते बतदरीज आहिस्ता हुआ, फिर बिलाखिर रुक गया। उन्होंने सेफ्टी बेल्ट खोलकर खिड़कियों से देखा। बाहर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। जहां त्यारा उतारा गया उस रास्ते की बर्फ हटा दी गई। वो उन काउपी टाउन का एक छोटा सा एयरपोर्ट था। वो एयरपोर्ट और उसकी छोटी सी इमारत वीरान नजर आ रही थी। रात के उस हिस्से में चंद मजदूर रनवे से बर्फ हटाने के लिए रह गए थे, और वो मजदूर सवालिया नजरों से इस त्यारे को देख रहे थे। वो सीढ़ियों को धकेलते हुए त्यारे के दरवाजे तक ले आए। दरवाजा खुल गया। अली, सोनिया सानी, प्रिंस और पायलट ने बर्फानी इलाके की मुनासबत से लिबास पहन लिए। वो सर से पांव तक ऊनी और फर के लिबास में थे। उन्होंने अपनी अपनी पुश्त पर जरूरी सामान का किट बांध लिया। जदीद तर्ज की राइफलों के साथ कारतूस का अच्छा खासा जखीरा था। इसके अलावा हाथों में अटैचियां थीं। बाकी सामान को त्यारे में छोड़ दिया था। अली ने एक मजदूर से पूछा, यहाँ के अफसरान और सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, एयरपोर्ट के करीब उनके क्वार्टर्स हैं, वो वहाँ आराम से सो रहे हैं। क्या तुमने हमारे लिए रनवे से बर्फ हटाई है? नो सर, हमें इस त्यारे की आमद की इतला नहीं थी। यहाँ बाकायदगी से जहाज नहीं आते। कोई भूला भटका त्यारा अक्सर इधर आ जाता है। शायद आप भी भटक कर यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। पायलट दूसरे मजदूरों से बातें करके वहाँ के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। सोनिया सानी छोटी सी इमारत के दरवाजों और खिड़कियों से झांककर मुख्तलिफ कमरों को देखती जा रही थी। प्रिंस उसके साथ चलते हुए कह रहा था, मैं बुज़दिल और कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अली पर जवाबी हमला कर सकता था, मगर तुम्हारी मम्मा उसे बेटा कहती हैं, इसलिए मैंने तुम माँ बेटी के खातिर ज्यादती बर्दाश्त कर ली। कहीं तुम मुझे बुज़दिल तो नहीं समझ रही हो? हरगिज़ नहीं। अकल से काम लेने वाला बुज़दिल नहीं होता। सानी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वह एक कमरे में झांकते हुए बोली, मोहब्बत के मौजू पर तुम काफ़ी देर तक बोलते रहे थे, अब कोई दूसरी बात करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड, ये वीराना क्या शादी की बात करने के लिए है? तुम हाँ कह दो, शादी बाद में हो जाएगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी खतरात से खेलने वाली लड़की शादी करेगी? तुम्हें टेलीपैथी जानने वाला जीवन साथी मिलेगा तो खतरात से खेलना आसान हो जाएगा। प्रिंस, तुम इशारों में कहने वाली बात नहीं समझ पाए, इसलिए साफ तौर से सुन लो, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। हालात या तकदीर ने मजबूर किया तो और बात होगी, वरना शादी करके और बच्चे पैदा करके शौहर और बच्चों को दुश्मनों के इंतकाम का जरिया नहीं बनने दूंगी। वो बोला, ये मुझे ठुकराने का बहाना है? उसने जवाब नहीं दिया। खामोशी से इमारत के कॉरिडोर में चलती रही। प्रिंस ने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी को खूब समझता हूँ। जब से तुमने अली को देखा है मुझे नज़रअंदाज करी हो। क्या तुम मुझे ठुकराकर उसे अपना यार बनाना चाहती हो? इतना कहते उसके मुंह से ऊँग की आवाज़ निकली। सानिया सानी ने उसके पेट में एक कोहनी मारी थी। वो पेट पकड़कर झुका तो उसने जूडो का दाव इस्तेमाल करके उसे दूर कॉरिडोर के फर्श पर फेंक दिया। फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, मुझे हाथ पांव तोड़ने के दाव भी आती हैं, मगर तुम मेरे पास मम्मा की अमानत हो, चलो उठो। वो पलट कर जाने लगी। प्रिंस फर्श पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था। वो कराहता हुआ उठकर बैठ गया।
अब अंदर का आतिश विशां फट रहा था। वो गुस्से से कांपता हुआ सोच रहा था, मैं धोखा खा रहा हूँ। मैंने सुपर मास्टर से गद्दारी करके और सोनिया पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। वो मुझे झूठी मोहब्बत के जाल में फांसकर उल्लू बनाती रही और मैं फरहाद का चेहरा अपनाकर खुश होता रहा कि वो मुझे दूसरा फरहाद समझती है। ऐसा सोचते हुए उसने अपने ही मुंह पर एक तमांचा मारा। फिर सोचा, मैं गधा हूं, मुझसे बार बार धोखा होता रहा और मैं कभी समझ ना सका। मुझसे कहा गया कि मैं सोनिया के साथ न्यूयॉर्क जा रहा हूं और मैं गधा सोनिया सानी को सोनिया समझता रहा और ये सोनिया सानी भी मुझे जलील कर रही है। मुझे ठुकराकर अली तैमूर की गोद में बैठना चाहती है। दोनों ने मुझे कमज़ोर समझकर मुझ पर हाथ उठाया है। अब मैं बताऊंगा कि मैं कितना शाहजोर हूं और इतना चालाक हूं कि इनकी बाजी उलट सकता हूं। वो इसी तरह फर्श पर बैठा रहा और सर झुकाए सोचता रहा कि अपने मुल्क से और अपनी कौम से गद्दारी करने के बाद किस तरह अपनी गलती की तलाफी कर सकता है। उसने बैठे बैठे फौज के काला अफसर की आवाज़ और लहजे को याद किया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए उसके दिमाग में पहुंच गया। वो अफसर नए नए टेलीपैथी जानने वालों का सुपरवाइजर था। उस वक्त फौज के जनरल और कर्नल वगैरह के सामने सर झुकाए खड़ा था। उससे सवालात किए जा रहे थे कि एक नया टेलीपैथी जानने वाला मिक्की मैथ्यू हॉस्टल से कैसे गायब हो गया और कहाँ गुम हो गया। वो अफसर अपनी सफाई में कह रहा था, हॉस्टल के अंदर और बाहर सख्त पहरा रहता है, कोई उसे अगवा नहीं कर सकता। वह खुद पहरेदारों को टेलीपैथी के जरिए भटकाकर हॉस्टल से चला गया है। सवाल किया गया, कहाँ गया है? वो सोनिया या उस औरत के जाल में फंस गया है जो किसी नामालूम तंजीम से ताल्लुक़ रखती है। वैली के बयान के मुताबिक उसी ने हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले पॉल हॉपकिन को ट्रैप करना चाहा था। प्रिंस ने उस अफसर के दिमाग में कहा, मैं जानता हूँ कौन सा मोहरक कहाँ रखा हुआ है। अफसर ने पूछा, कौन हो तुम? फिर उसने जनरल से कहा, सर मेरे दिमाग में कोई बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रिंस ने इस बार अफसर की जुबान से कहा, मैं प्रिंस टैगर हूँ, अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर आया हूँ। अगर मेरी खता मुआफ हो गई तो मैं सोनिया और अली तैमूर की ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जनरल और कर्नल ने एक दूसरे को देखा। फिर जनरल ने पूछा, तुम बाबा साहब के इदारे के वफादार हो गए थे, अब उनसे भी बेवफाई कर रहे हो, इसकी क्या वजह है? मैं बेशक सोनिया की बातों में आ गया था। मेरा ख्याल था वो लोग मुझे अपना समझेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बाबा साहब के इदारे में कदम रखने का मौका ही नहीं दिया। वो लोग अपना कोई राज मुझे नहीं बताते, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। जो अपने मुल्क और अपनी कौम से गद्दारी करते हैं उस पर दूसरे कभी भरोसा नहीं करते। तुम बातें अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये सोनिया की चाल हो सकती है। वो तुम्हें यहाँ भेजकर अपना काम निकालना चाहती होगी। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको मेरी सच्चाई का यकीन हो जाएगा। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप मुझ पर भरोसा करें। मैं आप लोगों से दूर रहकर अपने वतन के लिए काम करता रहूँगा। क्या तुम बता सकते हो कि हमारा टेलीपैथी जाने वाला मिक्की मैथ्यू का है? वो इसी मुल्क में है, मुझे उसकी खुफिया पनाहगाह का इल्म नहीं। सोनिया उसे पेरिस भेजने के इंतजाम कर रही है। तुम्हें मालूम होगा कि हमने सोनिया को यहाँ से निकाल दिया है। आपने सोनिया को नहीं, उसकी हमशक्ल बेटी को यहाँ से निकाला है। सबने हैरानी से पूछा, हमशक्ल बेटी? जी हाँ, उसका नाम सानिया है। सब उसे सोनिया सानी कहते हैं। आपने न्यूयॉर्क में सोनिया सानी को देखा है? उस मक्कार माँ की बेटी ने अपने चेहरे पर एक अजनबी लड़की का मेकअप किया था, उसके ऊपर फिर सोनिया का मास्क चढ़ाया था। वो जानती थी कि उसे एंटी मेकअप कैमरे से देखा जा सकता है और ये भी जानती थी कि बंगले के अंदर खुफिया कैमरे हैं। आप लोग उसे कहीं दूर स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसने आप लोगों को दिखाने के लिए सोनिया का पहला मास्क उतारा, फिर लड़की का मेकअप उतारकर असली रूप में आ गई और आप लोगों को सुनाने के लिए कहने लगी कि आप सब एंटी मेकअप कैमरे की रिपोर्ट के मुताबिक उसे सोनिया की डमी और एक अजनबी लड़की समझ रहे हैं, जबकि वो असल सोनिया है। आप लोग उसे डमी समझकर ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। जनरल ने कहा, यानी उसने हमें स्क्रीन पर असली चेहरा भी दिखा दिया और डमी बनकर भी रही। इस चाल का मतलब क्या हुआ? यही कि वो असली सोनिया नहीं थी, उसकी हमशक्ल बेटी थी। आप लोगों ने उसे सोनिया समझकर निकाल दिया, जबकि वो अभी तक इसी मुल्क में मौजूद है और चुपचाप अपना काम कर रही है। वो यहाँ क्या कर रही है? मैं उसके मुतालिक सही रिपोर्ट नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं अब तक ब्रायन वुल्फ के रूप में सोनिया सानी के साथ हूँ। सोनिया अपनी प्लानिंग किसी को नहीं बताती, फिर भी आप उसकी चालों को समझ सकती हैं। वो सोनिया सानी को न्यूयॉर्क भेजकर आप लोगों को यकीन दिला चुकी थी कि वही असली सोनिया है। आपने तमाम तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। उधर वो मिकी मैथ्यू को ट्रैप करके ले गई। पॉल हॉपकिन वफादार था, उसके जान से भी नहीं आया। एक बात याद रखें, वो हमारी जिस टेलीपैथी जाने वाले को दोस्त नहीं बना सकेगी, उसे जान से मार डालेगी। ये तमाम बातें सुनकर वो आपस में मशवरे करने लगे। फिर कर्नल ने पूछा, तुम कहाँ हो? मैं सोनिया सानी और अली तैमूर के साथ लिब्राडोर के एक टाउन निस्काउपी में हूँ। उन दोनों को और सोनिया को इल्म नहीं कि मैं उनके खिलाफ हो गया हूँ। आइंदा मैं आस्तीन का सांप बनकर उन्हें डसता रहूँगा। आप मुझसे जिस तरह चाहें काम ले सकती हैं। तुमसे भरोसे का काम उसी वक्त लिया जा सकता है जब तुम दोबारा वफादार बनकर दिखाओगे। अली तैमूर और सोनिया सानी को गिरफ्तार कराओगे या हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे? जनरल ने कहा, तुम्हारे इस मंसूबे में हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। तुम नागिन की बेटी को दोस्त बनाना चाहते हो, वो दोस्त बनेगी, फिर तुम्हें दूसरी सांस नहीं लेने देगी। अगर हमारे वफादार हो तो हमारे हुक्म की तामील करो,
सबसे पहले सोनिया सानी को ख़त्म करो, अली तैमूर को सिर्फ जख्मी करो। हमारे आदमी सुपरसोनिक तैयारी में जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। हम अली को कैदी बनाकर मिकी मैथ्यू की रिहाई का मुतालबा करेंगे। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। आप फौरन अपने आदमी रवाना कर दें, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊँगा। वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अभी तक उसी फर्श पर बैठा था जहां सोनिया सानी ने उसे चारों शाने चित किया था। अब उन सबको चित करने के मंसूबे पर अमल कर रहा था। उसे कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सर घुमाकर देखा। सोनिया सानी, अली तैमूर और पायलट आ रहे थे। अली ने दूर से आते हुए पूछा, यहाँ क्यों बैठे हो? वह चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। सोनिया सानी ने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, हम दोस्त हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ। उसने दिल में कहा, मैं कभी भूल नहीं सकता, मगर बज़ाहिर मुस्कुराते और हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ दोस्ती में ऐसा होता है, कोई बात नहीं। वो इमारत से बाहर जाने लगे। उसके दिमाग में शैतानी मंसूबा पक रहा था। वो कोई ऐसी चाल चलना चाहता था कि इंतकाम भी पूरा हो जाए और इस पर इल्ज़ाम भी ना आए और सोनिया का एतमाद भी बहाल रहे। इमारत के बाहर मजदूर खड़े हुए थे। उनके हाथों में बर्फ़ हटाने वाले बेलचे थे। उन्हें देखते ही प्रिंस के ज़हन में इंतकामी चाल आ गई। पायलट उनसे कह रहा था, हमारा सामान उठाकर किसी करीबी होटल में ले चलो। एक मजदूर ने कहा, हम अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रिंस ने फौरन उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी जुबान से कहा, ना ड्यूटी छोड़कर जाएंगे ना तुम्हें जाने देंगे। ये कहते उसने पूरी कुव्वत से बेलचा घुमाकर अली के सर पर मारा। वो इस अचानक हमले के मुतालिक सोच भी नहीं सकता था। गफलत में मारा गया। आहनी बेलचे का हमला जबरदस्त था। वो लड़खड़ाकर बर्फ पर गिर पड़ा। सोनिया सानी ने फुर्ती से छलांग लगाकर बेलचे वाले को फ्लाइंग किक मारी। वो दूसरी तरफ बर्फ पर जाकर गिरा। उसने बेलचा छीन लिया। दूसरे मजदूर अपने साथी को गालियां दे रहे थे कि उसने दुश्मनी वाली हरकत क्यों की। उधर प्रिंस को दुश्मनी का सुनहरा मौका मिल गया था। उसने अली के दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा कर दिया। वह तकलीफ की शिद्दत से चीख पड़ा। बर्फ की सतह पर इधर से उधर तड़पने लगा। सानिया दौड़ते हुए उसके पास आई। उसे संभालते हुए प्रिंस से बोली, कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला मौके से फ़ायदा उठा रहा है। अली अभी सांस रोकने के काबिल नहीं है। तुम इनके दिमाग में आओ, उस दुश्मन को दिमागी झटके पहुंचाने से रोको। अली ने कहा, तुम्हारी इल्तिजा से पहले ही मैं कोशिश करूं, मगर अली का दिमाग पूरी तरह दुश्मन की मुट्ठी में है। प्रिंस ये कहते ही दूसरे मजदूर के दिमाग में गया। उसके जरिए पायलट पर हमला कराया। पायलट बेचारा भी जख्मी होकर गिर पड़ा। सोनिया सानी उसे संभालने के लिए जाना चाहती थी। अली के चीखने पर रुक गई। फिर उसके दिमाग में जलजला पैदा किया गया था। सानी से उसका तड़पना देखा नहीं जा रहा था। वो प्रिंस के पास दौड़ते हुए आई। उसे झिंझोड़कर बोली, कुछ करो, खुदा के लिए कुछ करो। वो ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन उसे मार डालेगा। वो उसे धक्का देते हुए बोला, तुमने मुझे ठुकराया था, जिंदगी तुम्हारे यार को ठुकरा रही है। ये कहते उसने सोनिया सानी को राइफल के निशाने पर रख लिया। फिर कहा, अच्छी तरह देख लो, पायलट बेकार हो गया है। तुम्हारा यार नीम मुर्दा है। इन मजदूरों के दिमाग मेरी मुट्ठी में है। मेरे पास राइफल भी है और टेलीपैथी का हथियार भी। और तुम तन्हा और बेयारो मददगार हो। तुम्हारा टेलीपैथी जानने वाला ब्रायन वुल्फ मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए उसे निशाने पर बदस्तूर रखते हुए बोला, तुम्हारी माँ और बाबा साहब के इदारे वाले भी तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। वह बोली, तुम्हारी मदद को कौन आ रहा है? वो हंसते हुए बोला, अव्वल तो मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैदान मेरे हाथ में है। इसके बावजूद सुपरमास्टर के आदमी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हें गोली मार दूं। अली को कैदी बनाकर मिकी मैथ्यू को रिहाई दिलाई जाएगी। बताओ, मौत से पहले कुछ कहना चाहती हो? हाँ, एक बात कहूँगी। तुम्हारे पास टेलीपैथी है, राइफल है और अमरीकी इमदाद है, मगर एक चीज़ नहीं है। जब तक तुम ये पहेली नहीं बूझोगे कि अभी तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तब तक मैं जिंदा रहूंगी। सोनिया सानी ऐसा ही तरने वाला होती तो उसे सोनिया की जगह ना दी जाती। इतनी इमदाद और हथियारों के बावजूद तेरा क्या बनेगा प्रिंस डैगर? प्रिंस डैगर ने सोनिया सानी को चुपती हुई नजरों से देखा। वो भरी हुई राइफल के सामने दावा कर रही थी कि जब तक वो पहेली नहीं बूझेगा उसमें क्या कमी है, तब तक वो जिंदा रहेगी। उसके पास टेलीपैथी का हथियार था जिसके जरिए उसने अली तैमूर को बेबस किया था। उसके पास भरी हुई राइफल थी जिसके सामने सोनिया सानी उस पर हमला नहीं कर सकती थी। आसपास कोई दूसरा भी हमला करने वाला नहीं था। फिर जिंदा रहने का दावा कैसे कर रही थी? वो चाहता तो पलक झपकते उसे गोली मार देता, मगर जल्दी नहीं थी क्योंकि मैदान उसके हाथ में था। वो किसी शक व शुबे के बगैर बाजी जीत चुका था। ये इंसान की नफ्सियाती कमजोरी है कि उसके पास सब कुछ होता है तब भी कोई कमी उसे खटकती है। सोनिया ने उसे खटका दिया था। वो गुर्रा कर बोला, क्या कमी है मुझ में? तुम समझते हो मुझे बातों में लगाकर हमला करोगी और ये राइफल छीन लोगी? मैं चैलेंज करता हूँ, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को जरा सी हरकत दो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर। बताओ मुझ में क्या कमी है? मैं 20 तक गिनती हूँ। ये गिनती पूरी होने तक तुम नहीं बता सकोगे तो मैं बता दूंगी। 1 2 3 4 5 6। वो गिनती गई। प्रिंस ने मजबूती से राइफल पकड़ी हुई थी। उंगली ट्रैगर पर थी, निगाहें सानी पर जमी हुई थी कि जैसी वो हरकत करेगी ये फायर कर देगा। लेकिन वो साकित खड़ी हुई थी, जरा भी नहीं हिल रही थी। फिर वो गिनते गिनते 20 तक पहुंच गई। इसके बाद वो हंसती हुई बोली, तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सिर्फ एक अकल की कमी है।
तू समझता रहा कि मैं तुझे बातों में लगाकर हमला करूंगी। अली की तरफ से तुझे अंदेशा नहीं था कि दिमाग में जलजला पैदा होने के बाद ये हरकत भी कर सकेगा। देख, मैं सिर्फ 2 चुटकी बजाऊंगी। उसने हाथ उठाकर चुटकी बजाई, फिर कहा, मैंने तेरी भरी हुई राइफल के सामने पूरे 2 मिनट ज़ाया किए। अरे बेवकूफ़, इन 2 मिनटों में अली की सांस बहाल हो गई है। अली बर्फ पर औंधा पड़ा हुआ था। सोनिया सानी ने दूसरी चुटकी बजाकर कहा, ये इस चुटकी में तू गया। अली ने अचानक चारों शाने चित होकर ठाएं से गोली चलाई। प्रिंस के हाथों से राइफल उछलकर सानी के कदमों में आ गई। वह अपने जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से थामकर लड़खड़ा गया। 2 कदम पीछे हट गया, फिर खौफजदा होकर आंखें फाड़ फाड़ कर अली को देखते हुए बोला, नहीं, खबरदार, मैं मादाम सोनिया का खास आदमी हूँ। सोनिया सानी के पास उसकी अमानत हूँ। मेरा फैसला सोनिया करेगी। तो मुझे मौत की सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा का हक सिर्फ सोनिया को है। अली ने बर्फ़ की सतह पर उठकर बैठते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, सिर्फ जख्मी किया है ताकि ख्याल ख्वानी ना कर सको। अभी मेरी सांसें पूरी तरह बहाल नहीं हुई हैं। जितनी देर मेरे सर में तकलीफ रहेगी उतनी देर तक तुम भी टेलीपैथी से महरूम रहोगे। सानी पायलट को सहारा देकर बिठा रही थी और पूछ रही थी, क्या तुम तवानाई महसूस कर रहे हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। फर्स्ट एड का बॉक्स मेरे पास है। मैं खुद अपने जख्म पर दवा लगाऊंगा। तुम दुश्मन की तरफ ध्यान दो। वो वहां से उठ गई। एक बेलचा उठाकर प्रिंस की तरफ बढ़ती हुए बोली, तुमने ठीक ही कहा। तुम्हारा फैसला मादाम सोनिया करेंगी, लेकिन जब इंसाफ की कुर्सी पर जज ना हो तो कायम मुकाम जज फैसला करता है। मैं अपनी माँ की कायम मुकाम सोनिया हूँ, लिहाजा मेरा फैसला है गद्दार को मौत की सज़ा मिले और मौत से पहले उसे मुशक्कत की सज़ा मिले। उसने बेलचे को उसके कदमों के पास फेंकते हुए कहा, इसे उठाओ। उसने फौरन उसे झुककर उठा लिया। इरादा था इसे हाथ में लेते ही सानी पर हमला करेगा, लेकिन उसी वक्त राइफल का सेफ्टी कैच हटाने की आवाज़ आई। वो ढीला पड़ गया। हमला करने के ख्याल से वली की राइफल को भूल गया था। सानी ने हुक्म दिया, गड्ढा खोदो। उसने पूछा, गड्ढा किस लिए? मैं देखना चाहती हूँ जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद कैसे गिरता है। वो आजिज़ी से बोला, सानी, वक्त ज़ाया ना करो। सुपर मास्टर के आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम सब मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम गधे हो। हमने तैयार में कहा था कि हमारे दुश्मन फ्लाइंग रूट को समझ रहे हैं। हम जहाँ जाएं वह वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। हम यही चाहते हैं कि वह मुझे सोनिया समझकर यहाँ हमसे उलझते रहें और मम्मा वहाँ अपना काम करती रहें। उसी वक्त सुल्ताना ने दिमाग में आते ही कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अभी मैं अली के दिमाग में गई तो इसने सर की तकलीफ के बायस मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। मैंने इसके ज़रिए तमाम बातें सुनी हैं। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यह प्रिंस जनरल और कर्नल के पास गया था। वहाँ उसने ये भेद खोल दिया कि सोनिया इनके मुल्क से निकाले जाने के बावजूद इसी मुल्क में है और इन लोगों ने धोखा खाकर सोनिया सानी को मुल्क से निकाला है। इस घर के भेदी ने बड़ी गड़बड़ की है। ओ खुदाया, फिर तो मम्मा के लिए खतरात बढ़ गए होंगे। फिक्र न करो। जब यह प्रिंस वहाँ भेद खोल रहा था वहाँ सुलेमान वास्ती उर्फ सुपर मास्टर मौजूद था। उसने फ़ौरन ही तुम्हारी मम्मा को इन बातों से आगाह कर दिया है। हमारी ये प्लानिंग भी नाकाम हुई कि मैं सोनिया बनकर दुश्मनों को धोखा देती रहूंगी। कोई बात नहीं, अब मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगी। क्या मम्मा ने कोई पैगाम दिया है? अली तैमूर ने अंदाज़ा लगाया था कि सोनिया सानी सोच के जरिए गुफ्तगू में मसरूफ़ है। उसने प्रिंस को निशाने पर रखकर कहा, वक्त ज़ाया किए बगैर गड्ढा खोदना शुरू कर दो। दूसरी बार जुबान से नहीं कहूँगा, गोली चला दूंगा। वह मजबूर होकर बेलचे से एक जगह की बर्फ़ को खोदने लगा। सुल्ताना ने सानी से कहा, मैंने तुम्हारी मम्मा से पूछा था कि अली और सानी को पैगाम दोगी? उसने जवाबन कहा, मैं दोनों से कहूँगी पेरिस वापस चले जाओ, मगर वो नहीं मानेंगे। उन्होंने नाकाम होकर वापस जाना नहीं सीखा है। आंटी, आप मम्मा को रफ्ता रफ्ता समझेंगी। मैं बचपन से समझती आ रही हूँ। आपके ज़रिए उन्होंने पैगाम दे दिया है, हमें अपने पास बुला रही हैं। सुल्ताना ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी मम्मा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही? उन्होंने पुख्ता यकीन और मजबूत एतमाद से कहा है कि हमने वापस जाना नहीं सीखा है। इन अल्फाज के पीछे माँ ने अपने बच्चों को आवाज़ दी है। ताज्जुब है। आंटी, आप इस बात को यूं भी समझ सकती हैं कि अभी हम मम्मा के साए में अमली तरबियत हासिल कर रहे हैं। वो जहाँ हैं वहाँ हमारी बेहतरीन तरबियत और आजमाइश होती रहेगी। फिर वो ऐसी जगह हमें क्यों नहीं बुलाएंगी? वो बुला रही हैं आंटी। बेशक यही बात है। मैं ज़रा पायलट के पास जाकर त्यारे और ईंधन की पोजीशन मालूम कर रही हूँ। वह चली गई। प्रिंस अपने एक ज़ख्मी हाथ के बायस बड़ी तकलीफ से गड्ढा खोद रहा था और कराते हुए कह रहा था, मुझे मुआफ़ कर दो, मेरे एक हाथ काम करने के काबिल नहीं है, मैं चकरा कर गिर पड़ूंगा। अली ने कहा, जैसे ही गिरोगे मैं गोली मार दूंगा। वो मौत के खौफ से गड्ढे में उतरकर बेलचे से बर्फ़ ऊपर फेंकने लगा। उसे उम्मीद थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता गड्ढा खोदता रहेगा तो सुपर मास्टर के आदमियों से बचाने आ जाएंगे। आदमी मुसीबतों में उम्मीद के सहारे ही जीता है। उसकी उम्मीद बार आई। रात के सन्नाटे में 2 हथियारों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक मरने वाले के लिए जिंदा रहने की सूरत पैदा हो रही थी। वो खुश होकर दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगा कि अली और सानी को हथियारों की आवाज़ें सुनाई ना दें, वो थोड़ी देर के लिए बहरे हो जाएं, धोखा खा जाएं। जबकि ऐसा नहीं होता। दुआ मांगने से कान वाला बहरा और आंख वाला अंधा नहीं हो जाता। दुआ माकूल हो तो कबूल होती है। अली और पायलट ने गड्ढे के पास आकर उसे अपने राइफल के निशाने पर रखा। सानी ने कहा, फ़ौरन ऊपर आओ और हमारे साथ चलो। वो बोला, ये खोदने का काम थोड़ा सा रह गया, इसे पूरा कर लेने दो।
अली ने उसके कदमों के पास फायर किया। दूसरी गोली पायलट ने चलाई। वो घबरा कर बोला, आ रहा हूं, गोली ना मारो, मैं आ रहा हूं। उसके हाथ से बेलचा छूट गया था। वो गड्ढे के किनारे पांव रखकर चढ़ना चाहता था, फिर बर्फ के साथ फिसल कर नीचे चला जाता। यह उसकी शरारत भी हो सकती थी। वो तैयारों के पहुंचने तक वक्त ज़ाया करना चाहता था। अली ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। उसने ऊपर पहुंचते अपनी दानिस्त में जबरदस्त हमला किया। अली ने जिस हाथ से पकड़ा था उस हाथ से उसने अली को झटका देकर गड्ढे में गिराना चाहा। शायद वो कामयाब भी हो जाता, लेकिन सोनिया सानी उनके दरमियान आकर अली से लिपट गई। फिर एक लात प्रिंस के मुंह पर मारी। वह उलटकर दोबारा गड्ढे में चला गया। वो मुख्तसर से चंद लम्हात भी अहम थे जब अली गड्ढे में गिरने से बचने के लिए और सानियों से बचाने के लिए एक दूसरे से गड़मड़ हो गए। बहुत अहम थे वो लम्हात। ऐसे लम्हात में यही खराबी है, ये फिर लौट कर नहीं आते। शायद उनके दिल धड़क गए थे, शायद उन्हें किसी नई मुसरत का एहसास हुआ था, लेकिन वो अमली मैदान के सिपाही थे, फौरन ही अलग हो गए। अली ने राइफल सीधी करते हुए प्रिंस से कहा, मैंने तुझे गड्ढे से निकाला था, मगर तू वो सांप है जो दूध पिलाने वाले को भी डस लेता है। तेरे मुकद्दर में यह गढ़ा लिखा है, जा इसे हमेशा के लिए तेरे नाम कर दिया। ये कहते उसने फायर किया। गोली ठीक प्रिंस के दिल पर लगी। उसी दिल के मामले ने से हासिद और शैतान बनाया था। वही दिल एक ठाई की आवाज़ से धड़कना भूल गया। वो चलकर गिरा, फिर तड़प कर ठंडा पड़ गया। त्यारों की आवाज़ फिर दूर चली गई। मौसम बेहद खराब था। बर्फानी धुंध में वो त्यारे भटक गए थे, लेकिन किसी वक्त भी यहाँ आकर बमबारी कर सकते थे। सानी ने एक मजदूर से पूछा, सवारी के लिए कोई गाड़ी मिल सकती है? पीछे क्वार्टरों में बड़े साहब लोग रहते हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं। सुल्ताना ने अली के पास आकर कहा, मैंने पहले एक मजदूर को उधर दौड़ाया था। उसने एक अफसर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। अफसर ने दरवाज़ा खोलकर मजदूर से गुफ्तगू की तो मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। अब वो अफसर अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ रहा है। अली, सानी और पायलट अपना सामान उठाकर तेजी से चलते हुए एयरपोर्ट की छोटी सी इमारत के पीछे आए। वहाँ एक अफसर अपनी गाड़ी से उतरकर हैरानी से सोच रहा था, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ? मैं तो बिस्तर पर सो रहा था, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ कैसे पहुँच गया? चूंकि सुल्ताना उसके दिमाग को थोड़ी देर के लिए आज़ाद छोड़कर अली के पास गई थी, इसलिए वो हैरान हो रहा था, वापस जाना चाहता था। सुल्ताना ने फिर आकर उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। जब वो तीनों गाड़ी के पास पहुंचे तो अफसर की जुबान से बोली, अली, इस अफसर को ड्राइव करने दो, ये यहाँ के रास्ते जानता है। मैं इसे अपने कंट्रोल में रखूंगी। गाड़ी की हेडलाइट्स और अंदर की बत्तियां बुझ रहेंगी ताकि तैयारों में आने वाले दुश्मन इस गाड़ी को ना देख सकें। पायलट अगली सीट पर बैठ गया। अली और सानी पिछली सीट पर आ गए। अफसर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पायलट ने कहा, दुश्मन हमें यहाँ ना पाकर हमारे तैयारे को तबाह कर देंगे। सुल्ताना ने कहा, अली, थोड़ी देर के लिए इस अफसर को अपने काबू में रखो, मैं इस तैयारी की हिफाजत के लिए कुछ इंतजाम करके आती हूँ। वो अफसर के दिमाग से निकल गई। ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई सलमान वास्ती के पास पहुंची। फिर कोड वर्ड्स अदा किए, वी आर SS। इन कोड वर्ड्स का मफहूम था, हम SS हैं, यानी एक ऐसे सुल्ताना और दूसरे ऐसे सलमान। वो सांस रोकने वाला था, मुस्कुरा कर बोला, कहाँ से आ रही हो? अली और सानी महफूज हैं, लेकिन जनाब सुपर मास्टर साहब, तुम्हारे त्यारे वहाँ पहुँच रहे हैं। बमबारी के जरिए उनके इकलौते त्यारे को तबाह कर सकती हैं। यह तुम मुझे सुपर मास्टर क्यों कह रही हो? वाह, तुम इस मुल्क के सुपर मास्टर हो। फिर तुम्हें सुपर मास्टर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? वक्त ज़ाया न करो, उस त्यारे को तबाही से बचाओ। सुल्ताना साहिबा, मुझे यहाँ सुपर मास्टर बनकर रहने के लिए तुम लोगों के खिलाफ अहकामात सादिर करने पड़ते हैं। मैं ये हुक्म दे चुका हूँ कि त्यारे को पहली फुर्सत में तबाह किया जाए, ताकि अली और सोनिया सानी के लिए फ़िज़ाई रास्ता बंद हो जाए। अब मेरे हुक्म का तोड़ तुम ही कर सकती हो। मैं अभी जाकर जनरल को धमकी दूंगी। मैं तुम्हारे दिमाग पर आ रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने बेडरूम में दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसी वक्त सलमान वास्ती ने दिमाग में आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो चाहती तो सांस रोक लेती, लेकिन मुस्कुराकर बोली, बड़े ढीठ हो। फिर वो ख्याल ख्वानी के जरिए जनरल के दिमाग में पहुंची। वो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता था, लेकिन उसने सुल्ताना को महसूस नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मैं जनरल के पास पहुंचा हुआ था। मैंने सोनिया से कहा था कि 2 घंटे बाद आऊँगा। वादे के मुताबिक उसके पास पहुंचा तो वो बोली, अली की खैरियत मालूम करो। मैं अली के पास पहुंचा तो वो सर की चोट के बायस मुझे महसूस ना कर सका। मैंने चुपचाप मालूम किया कि वहाँ क्या हो रहा है। पता चला प्रिंस शैतानी चालों से गालिब आ गया था। फिर बाजी पलट गई। प्रिंस मौत के गड्ढे में हमेशा के लिए सो गया। वो तीनों एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। ऐसे वक्त सुल्ताना ने अली से कहा कि वो ड्राइव करने वाले अफसर को काबू में रखे। वो तैयारी को तबाही से बचाने का इंतजाम करने जा रही है। यह सुनते ही मैं जनरल के पास आया। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कहा, सर, मैं मिक्की मैथ्यू बोल रहा हूँ। जनरल सोने जा रहा था, जल्दी से उठकर बैठ गया। फिर बोला, मिक्की, तुम कहाँ हो? सोनिया ने तुम्हें कहाँ छुपाया है? मैं एक 4 दीवारी में हूँ, पता नहीं ये कौन सी जगह है। सोनिया धमकी दे रही है कि निस्काउपी के एयरपोर्ट पर अगर फ्रांस के त्यारे को तबाह किया गया तो ब्रायन वुल्फ टेलीपैथी के जरिए आपकी एयरफोर्स में घुसकर 10 त्यारे तबाह कर देगा। ओ गॉड, सोनिया से कहो मुझसे फ़ोन पर बात करे। सर, आप इधर बात करते रहेंगे, उधर उनका एक त्यारा और हमारे 10 त्यारे तबाह हो जाएंगे। जनरल ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर एयरफोर्स के एक आला अफसर से रब्ता कायम किया। फिर कहा,
हमारे जितने त्यारे भी लिब्राडोर के इलाके में गए हैं उनसे कहो निस्काउपी के एयरपोर्ट पर फ्रांस के त्यारे को तबाह ना करें। वो हमारा इलाका नहीं है, हम पर जानेहाना हमले का इल्ज़ाम आएगा। उसने हुक्म देकर रिसीवर रख दिया। फिर सोच के जरिए कहा, मिक्की, सोनिया से जाकर कहो फ्रांस का त्यारा सलामत रहेगा। वो मुझसे फ़ोन पर बात करी। मैं तुम्हारी रिहाई की बात करूंगा। आप मुझे रिहा करके कौन सी भलाई करेंगे? ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए मेरे दिमाग में ये लम्ब भरने से पहले आपने हम जवानों से कहा था कि हमें कोई खतरा पेश आए, कोई दुश्मन दिमाग में घुस आना चाहे तो हम आपको ऐसी दुश्मनी से आगाह करेंगे। जनाब, गुस्ताखी मुआफ़। मैं ऐसा गैर मामूली इल्म हासिल करने के बाद इससे महरूम होना हमाकत समझता हूँ, लिहाजा आप मेरी रिहाई की बात करने की जहमत ना फरमाएं। यह तुम क्या कह रहे हो? क्या आइंदा सोनिया के गुलाम बनकर रहना चाहते हो? मैं खामोश रहा। उसने मुझे मुखातिब किया। मैंने जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से बोला, मैं अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस कर रहा हूँ। तुम मौजूद हो, जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो वरना सांस रोक लूंगा। उसने मिक्की मैथ्यू को बार बार पुकारा, फिर झुंझलाकर सांस रोक ली। मैं उसके दिमाग से निकलकर अली के पास आ गया। वो ज़रा बेचैन सा हुआ क्योंकि दिमागी तवानाई बहाल हो रही थी। वो पराई सोच की लहरों को महसूस कर रहा था। मैंने कोड वर्ड्स अदा करते हुए कहा, मैं हूँ। मैंने जनरल को धमकी दी है, वो तुम्हारा त्यारा तबाह नहीं करेगा। मेरा ख्याल है ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अफसर को सुल्ताना कंट्रोल कर रही है। यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, मैं फिर आऊँगा। मैं जाना चाहता था लेकिन त्यारों की आवाज़ सुनकर पायलट के दिमाग में आ गया कि बेटा अपने दिमाग पर बोझ महसूस ना करे। अली ने ड्राइविंग करने वाले अफसर को देखकर पूछा, आंटी क्या आप मौजूद हैं? सुल्ताना ने अफसर की जुबान से जवाब नहीं दिया। वो मौजूद नहीं थी। हालांकि ऐसे वक्त उसे मौजूद रहना चाहिए था। उसकी गैर मौजूदगी से अंदेशा पैदा हुआ कि वो किसी नागहानी मुसीबत में गिरफ्तार न हो गई हो। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसके पास जाकर खैरियत मालूम करता। मैंने इन बहनों को अपने दिमाग में बोझ समझा था, उन्हें दुश्मन समझकर दिमाग से जाने को कहा था। ऐसे में उनके दिमाग में जाना मुनासिब नहीं था। लेकिन जो बहनें मेरे बच्चों के काम आ रही थी, वो अगर किसी मुसीबत में हो तो उनके पास ना जाना और उनके काम ना आना कम ज़रफ़ी होती। मुझे एक तदबीर सूझी। मैंने लैला की आवाज़ और उसके लहजे में उसे मुखातिब करना चाहा। उसके दिमाग में पहुंचा। वो बड़ी हसास थी, सांस रोक सकती थी, लेकिन उसने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि मुझसे पहले सलमान वास्ती उसके दिमाग में मौजूद था। वह बखैरियत थी। सलमान उसे बड़े प्यार से छेड़ रहा था। वो कह रही थी, अब जाओ मेरे दिमाग से। क्यों जाऊं? मुझे अली और सोनिया सानी के पास जाना है। तुम उनसे ये कहकर आई हो कि उनके तैयारी की सलामती के लिए जा रही हो? हाँ, मगर ये काम फरहाद कर रहा है। क्या अभी तुमने मेरे दिमाग में रहकर जनरल की बातें नहीं सुनी थी? फरहाद उसके अंदर बोल रहा था और बड़ी ज़बरदस्त धमकी दे रहा था। सलमान ने कहा, तुम्हारा काम फरहाद कर रहा था। तुम्हें इस काम में जितनी देर लगती उतनी देर मुझे अपने करीब रहने दो। वस्ती बोली, क्या दीवाने हो गए हो? मुझे दीवानगी का इल्ज़ाम ना दो। मैं बड़ी खुश्क और वीरान जिंदगी गुजार रहा था। तुम अचानक मेरी ज़िंदगी में बाहर बनकर आ गई। मुझे दीवाना बनना नहीं आता था, तुमने बना दिया। कोई औरत किसी को मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मोहब्बत कभी मजबूरी से नहीं होती। अपने मजाज के मुताबिक अपनी पसंद की औरत से खुद ही दिल लग जाता है। सुना है मजनू सिर्फ लैला से नहीं, लैला के कुत्ते से भी मोहब्बत करता था। क्या बेचारी कुत्ते ने उसे मोहब्बत करने को कहा होगा? वो हंसते हुए बोला, तुम बातें खूब करती हो। ये तो सोचो, मेरी मोहब्बत मजनू की मोहब्बत से अफजल और बरतर है। उसने लैला को देखकर इश्क किया था। मैंने अभी तक तुम्हें देखा नहीं है। हमारी मुलाकात सिर्फ टेलीपैथी के जरिए होती है। हजूर, आप ये एहसान न जताएं कि मुझे देखे बगैर मोहब्बत फरमा रहे हैं। मैंने कौन सा तुम्हें देख लिया है? हमारी मोहब्बत अनोखी है। हमने दिमागों में आते जाते एक दूसरे को अच्छी तरह समझा है, जबकि मोहब्बत समझकर नहीं होती, बेख्तियार हो जाती है। वो बोली, हमारे साथ उल्टा मामला है। हमारी मोहब्बत बेख्तियारी नहीं है, हाँ मगर अंधी है। मेरी आंखों ने तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी आंखों ने मुझे नहीं देखा, मगर ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात नहीं है। मैं तजस्सुस में मुब्तला रहकर तुम्हारी ख्याली तस्वीरें बनाता रहता हूँ, मगर तसव्वुर में कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। मैं कोई तस्वीर नहीं बनाती। सोचती हूँ कितनी ही अच्छी तस्वीर बना लूँ, वो तुमसे अच्छी नहीं होगी। तुम दुरुस्त कहती हो। जो आइडियल होता है तसव्वुर में कभी मुकम्मल नहीं होता। ऐ जाने सलमान, हम कब मिलेंगे? मैं कब तुम्हें देख सकूंगा? यही सवाल मैं तुमसे कर चुकी हूँ। तुमने जब भी मुलाकात का इरादा किया किसी न किसी अहम मसरूफियत में उलझ गई। मैं कल पेरिस जा रहा हूँ, यूँ समझो तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ख्वाह कितनी ही मसरूफियत हो, हम कल रात का खाना किसी रेस्तोरां में खाएंगे। क्या मोहब्बत में भूख लगती है? नहीं लगती। मैं तो तुम्हारे साथ जिंदा रहने के लिए खाऊंगा। वो हंसने लगी, फिर हंसते हंसते चौंक कर बोली, अरे तुमने मुझे मीठी मीठी बातों में लगा लिया। उधर अली और सोनिया सानी को मेरी ज़रूरत है, आप जाओ। सलमान वास्ती ने फिर एक बार वादा किया कि वह पेरिस में उससे मुलाकात करेगा। इस वादे के साथ वह रुखसत हुआ। मैं अब उसके दिमाग से निकलकर पायलट के पास आया। सुल्ताना ड्राइव करने वाले अफसर की जुबान से कह रही थी, अली मुझे अफसोस है, मैं जल्द वापस ना आ सकी। वैसे त्यारों की आवाज़ें नहीं आ रही हैं। अली ने कहा, निस्काउपी के एयरपोर्ट से बहुत दूर निकल आए हैं और दुश्मनों ने शायद इस एयरपोर्ट पर अपने त्यारे उतारे हैं, इसलिए आवाज़ें नहीं आ रही हैं। उसकी बात खत्म होते ही कार की छत पर जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ छत पर आकर गिरी हो। सुल्ताना ने गाड़ी रोक दी। अली और सानी फौरन ही बाहर निकल कर आए।
उनके निकलते ही एक बहुत बड़ा गुलाब पूरी गाड़ी पर छा गया। तब पता चला वो पैराशूट का कपड़ा है। त्यारे से छलांग लगाने वाला गाड़ी की छत पर आकर उतरा था, फिर छत से लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो बड़ी फुर्ती से पैराशूट का बेल्ट खोलना चाहता था। अली ने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। वो पूरी तरह उठने से पहले फिर गिर पड़ा। जब तक वो पैराशूट के बेल्ट और रस्सियों से निजात हासिल नहीं करता था तब तक ना खाली हाथ लड़ सकता था और ना ही दोनों हाथों में गन ले सकता था। पैराशूट का भारी भरकम कपड़ा उन पर आकर गिरा था। वो गाड़ी समेत कपड़ों में छुप गए थे। सिर्फ सोनिया सानी वहां से दौड़ती हुई दूर निकल गई थी। ये बात समझने में देर नहीं लगी थी कि दूसरे फौजी भी पैराशूट के जरिए नजदीक या दूर तक जमीन पर पहुंच रहे हैं और अब बर्फ से ढके हुए इस जंगल में उन्हें घेरना चाहते हैं। उधर सुल्ताना ने ड्राइव करने वाले की जुबान से कहा, अली, मैं इस फौजी जवान के दिमाग में जाना चाहती हूँ, ये सांस रोक लेता है। अली ने फौरन ही राइफल से निशाना लेकर उसके शाने पर गोली मारी। वो चीख मार कर गिरा। अली ने कहा, आंटी, आप पायलट का ख्याल रखें, हमें इस जंगल में गोरीला जंग लड़ना है। वो भी समझ गया था कि फौजी जवान पैराशूट के जरिए वहां पहुंचकर घेराव करने वाले हैं। उसने जिसे जख्मी किया था सुल्ताना ने उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया। 25 नौजवानों को पैराशूट के जरिए उतारा जा रहा था। वो लोग जदीद तरीन हथियारों से लैस थे। उनके पास खासी तादाद में हैंड ग्रेनेड थे। सुल्ताना ने मुस्कुराकर सोचा, मैं जो बातें दिमागों में पहुंचकर मालूम करती हूँ, अली और सानी वो बातें हालात का रुख देखकर मालूम कर लेती हैं। अली ने जख्मी जवान का वो थैला उठा लिया था जिसमें हैंड ग्रेनेड भरे हुए थे। बाकी हथियार खुद उसके पास थे। एक एरो शूटर की कमी थी जिसके जरिए आवाज़ पैदा किए बगैर तीर चलाए जाते थे। उसने एरो और एरो शूटर भी ले लिया। फिर पैराशूट के अंदर से कपड़ा उठाता हुआ बाहर आ गया। दिन निकल आया था लेकिन वह इंतहाई शुमाली इलाका था। वहां सूरज की रोशनी ना होने के बराबर थी। हल्के मुटियाले रंग का उजाला होता था, वो भी बर्फबारी की धुंध में बुझा बुझा सा होता। चंद कदम के फासले पर दरख्त या इंसान या कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी। ऐसे मुकाम पर दुश्मन आंख मचोली खेलने आते थे। ऐसी जंग से दोनों तरफ नुकसान होता है क्योंकि पता नहीं चलता बर्फबारी की धुंध में दोस्त कहाँ हैं और दुश्मन किधर से आ रहा है। ऐसे में धोखा खाना सभी का मुकद्दर बन जाता है। पारस और अली को जंगलों में गुरीला जंग लड़ने के लिए परिंदों की आवाज़ में बोलना सिखाया गया था। वो जोग्राफियाई एतबार से दुनिया के मुख्तलिफ जंगलों के चंद मुख्तलिफ परिंदों की बोलियों में कोड इशारे एक दूसरे को अरसाल करते थे। अली ने सोचा, सोनिया ने अपनी बेटी को भी ये हुनर सिखाया होगा, लिहाजा इसे आजमाना चाहिए। सख्त बर्फबारी के बायस इस इलाके में परिंदे नहीं रहे थे। जानवरों में सफ़ेद बर्फानी रीछ या कुत्ते पाए जाते थे। वो सोच रहा था कि किसी चौपाई की आवाज़ निकाले। उसी लम्हे उसे कुतिया के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया सानी भौंकने के मुख्तलिफ अंदाज में बता रही थी कि वो गाड़ी के दाएं सिमत कोई 100 गज के फासले पर है। बाज़ हालात में इंसान को जानवर बनना पड़ता है। अली तैमूर ने भी जानवर की इशाराती ज़ुबान में कहा, मैं गाड़ी के पीछे तकरीबन 50 गज के फासले पर हूँ। आइंदा कुतुब नुमा के जरिए सिमत बताया करो। वो एक दरख्त से टेक लगाकर दाएं बाएं मोहतात नज़रों से देख रही थी। उसी वक्त उस जंगल में हलचल पैदा हुई। कोई पैराशूट के जरिए नीचे आते आते ऊंचे घने दरख्तों की शाखों में उलझ गया था। सानी ने उछलकर पीछे तने की तरफ जाते हुए सर उठाकर देखा। एक जवान मुख्तलिफ शाखों से टकराते हुए एक शाख से अटक गया था। वह जमीन से चंद फुट की बुलंदी पर था। आसानी से कूदकर नीचे आ सकता था लेकिन पैराशूट से बंधा हुआ था और पैराशूट दरख्त की शाखों से उलझा हुआ था। इससे निजात हासिल करने के लिए उसने बेल्ट को खोलना चाहा। सानी ने उसे गन पॉइंट पर रखते हुए कहा, तुम्हारे मुकद्दर में जमीन को छूना नहीं लिखा है। उसने घबरा कर देखा। वह धुंध में धुंधली सी नजर आ रही थी। उसके हाथों में गन दिखाई दे रही थी। वह इल्तिजा करते हुए बोला, मुझे गोली ना मारो। सानी ने पूछा, क्या तुम हमें गोली मारने नहीं आए हो? हाँ, हम इस इरादे से आए हैं, मगर तुम मेरी जान बख्श दोगी तो मैं तुम्हारी बहुत काम आऊँगा। मसलन किस तरह का आओगे? मैं एक काम की बात बता रहा हूँ। हमारा कोई त्यारा नस्कौपी एयरपोर्ट पर नहीं उतरा। हमारे त्यारे परवाज करते रहे और हम पैराशूट के जरिए नीचे आते जा रहे हैं। अगर तुम अली के साथ वापस जाओ तो एयरपोर्ट पर कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। तुम दोनों फ्रांस के त्यारे में बखैरियत चले जाओगे। उसकी बातों के दौरान सुल्ताना ने आकर पूछा, तुम खैरियत से हो? जी हाँ। आप जरा इसकी बातें सुने और तस्दीक करें। सुल्ताना ने उसके दिमाग में जाना चाहा। दरख्त और पैराशूट से लटकने वाले ने सांस रोक ली। ये बात सानी को मालूम हुई तो वह बोली, अपने दिमाग में आने दो, वरना मैं गोली मारकर जख्मी करूंगी तो दिमाग का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। नहीं, फायर ना करना, मैं अब सांस नहीं रोकूंगा। सुल्ताना उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगी। वो कोशिश कर रहा था कि राज की कोई बात मालूम ना हो। सुल्ताना ने सानी के पास आकर कहा, यह मक्कार है, चाहता है कि तुम लोग फ्रांस के त्यारे में सवार होकर मुल्क के अदम पहुंच जाओ। वहाँ इनका एक त्यारा एयरपोर्ट पर उतरा था। उसमें से 2 जासूस निकलकर फ्रांस के त्यारे में गए थे। वहाँ एक बड़ी ताकत का बॉम्ब छुपा कर रख दिया है। बॉम्ब के तार त्यारे के पहिए से मुंसलिक हैं। जैसे ही त्यारे को रनवे पर चलाया जाएगा, पहिए की गर्दिश से बम फटेगा और त्यारे के चीथड़े उड़ जाएंगे। सानी ने ट्रैगर पर उंगली रखते हुए कहा, हमारे त्यारे में बम छुपा कर रखा गया है और तुम हमें उस त्यारे में जाने का मशवरा दे रहे थे। वह जल्दी से बेल्ट खोलकर नीचे आना चाहता था।
उसे यकीन था कि पैराशूट से निजात हासिल होते ही वो बर्क रफ्तारी से सानी पर हमला कर सकेगा, लेकिन एक फायर होते उसकी चीख निकल गई। गोली ईरान में लगी थी, बेल्ट खुल गया था। वो नीचे आकर गिर पड़ा। सुल्ताना ने कहा, इसके पास एरो शूटर है, उसे इस्तेमाल करोगी तो दुश्मनों को फायरिंग की आवाज़ नहीं जाएगी। सानी ने उसके पास आकर उसके हथियारों में से तीर, एरो शूटर और हैंड ग्रेनेड लिए। फिर एक तीर को एरो शूटर में लगाकर बोली, मैं देखना चाहती हूँ इस हथियार के इस्तेमाल से आवाज़ होती है या नहीं। वो दोनों हाथ उठाकर बर्फ़ की सतह पर तड़पते हुए बोला, नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझे नहीं। सानी ने ट्रैकर को दबाया। शब की हल्की सी आवाज़ के साथ तीर निकलकर उसके सीने में पैबस्त हो गया। वह चंद सेकंड तक बर्फ़ पर इधर उधर तड़पकर हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। सुल्ताना ने अली के पास आकर देखा, वो भी एक दुश्मन को जहन्नुम में पहुंचा चुका था। यूं अब तक 3 मारे गए थे। पहला जो गाड़ी की छत पर गिरा था उसे पायलट ने ख़त्म कर दिया था। सुल्ताना ने कहा, अभी सानी ने जिसका काम तमाम किया है, मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े थे। पता चला इन्होंने फ्रांस के त्यारे में बम छुपा रखा है। त्यारे की हरकत में आते ही वो बम फट पड़ेगा। मैं तुमसे कहने आई हूँ, आइंदा जो भी मुकाबले में आए उससे बचने और उसे जख्मी करने की कोशिश करो, ताकि हमें उनके दिमागों में मुख्तलिफ मंसूबों का इल्म होता रहे। ठीक है, मैं आइंदा यही करूँगा। उसने कान लगाकर सुना। बहुत दूर से कई मोटर गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। सुल्ताना ने कहा, ये गाड़ियाँ शायद निस्काउपी शहर से आ रही हैं। जी हाँ, जो फौजी पैराशूट के जरिए इस शहर में उतरे होंगे वो गाड़ियों में बैठकर आ रहे होंगे। आप ज़रा देखें सानी क्या कर रही है। सुल्ताना सानी के पास आ गई। सानी ने भी गाड़ियों की आवाज़ें सुनी थी। बर्फ़ की सतह पर औंधी लेटी हुई एक तरफ रेंगती जा रही थी। गाड़ियों की आवाज़ें करीब आ रही थी। वह धुंध में लिपटी हुई थी, इसलिए दूर से देखा नहीं जा सकता था। सिर्फ आवाज़ सुनकर फासले और सिमत का अंदाज़ा किया जा सकता था। फिर ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे गाड़ियाँ रुक गई हों और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही हो। वह तेज़ी से रेंगती हुई उधर जाने लगी। उसने कहा, आंटी, मैं गाड़ियों के करीब पहुंच गई हूँ। आप अली से कह दें कि वो आने वालों पर हमला न करे। मैं भी निशाने पर आ सकती हूँ। जब मैं हमला शुरू करूंगी तो उसे मेरी पोजीशन मालूम हो जाएगी। सुल्ताना चली गई। अगरचे वो इधर से उधर पैगाम रसानी कर रही थी, ताहम बहुत ही अहम फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। टेलीपैथी की अफादियत से हमेशा इनकार नहीं किया जा सकता। सुल्ताना ख्याल ख्वानी ना करती तो अली और सानी किसी वक्त भी मौका पाकर फ्रांस के त्यारे में सवार हो सकते थे और बम के धमाके से फना हो सकते थे। अभी बर्फ़ की धुंध में भी सुल्ताना के जरिए वो एक दूसरे की पोजीशन मालूम कर रहे थे।